Hello everyone, welcome to Pharma Minds YouTube channel. So today we are going to discuss 25 question series on the topic aromaticity. Question number 1, which of the following statements are correct concerning benzene? Option A is benzene is a planar molecule. Option B is the 6 carbon-carbon bonds have the same length. Option C is benzene has alternating double and single bonds. And option D is all of the above. तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है. अब आप इसमें देख सकते हो कि जो एटम्स हैं वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो अब हमारा फर्स्ट ऑप्शन लिखा है कि बेंजीन जो है वो प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, तो ये करेक्ट होगा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सारे एटम्स हैं वो क्या है, हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड. सेकंड देखो, द 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैव द सेम लेंथ. अब जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं बेंजीन में उन सबकी सेम लेंथ होती है. क्यों? क्यों? ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स. हमें पता है कि बेंजीन में डीलोकलाइजेशन होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की क्या होती है, लेंथ सेम. और तीसरा, बेंजीन हैज ऑल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स. अब इसमें आप देख सकते हो इसके स्ट्रक्चर में कि ये डबल है, ये सिंगल है, ये डबल है, ये सिंगल है. तो हमारा जो ऑप्शन 3 है, दैट इज बेंजीन हैज ऑल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट. तो सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे क्या है, करेक्ट. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. Question number 2. Given molecule is option A is aromatic, option B is anti-aromatic, option C is non-aromatic and option D is none of the above. तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. अब ये जो स्ट्रक्चर है ये नॉन एरोमेटिक क्यों है? अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर कॉन्जुगेशन एब्सेंट है, और हमें पता है कि किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए उसके अंदर कॉन्जुगेशन का होना जरूरी है. तो जिस भी कंपाउंड में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं होती वो कंपाउंड हमारा क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. Question number 3. Aromatic hydrocarbons are also called option A is arenes, option B is Huckel's compound, option C is trienes, and option D is alkoxy compounds. तो ऑप्शन बी, दैट इज हक्कल कंपाउंड, हमारा करेक्ट आंसर होगा. हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को हक्कल कंपाउंड भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए उसका हक्कल रूल को फॉलो करना जरूरी है. अगर कोई भी कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा तो वो एरोमेटिक नहीं होगा. हमारा जो हक्कल रूल है वो ये कहता है कि कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए नंबर 1 वो प्लेनर होना चाहिए, मतलब कि सारे के सारे एटम्स क्या होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड. दूसरा, उसके अंदर कॉन्जुगेशन होनी चाहिए. और तीसरा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो जो भी कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो करेगा वही कंपाउंड एरोमेटिक होगा. इसलिए हम हक्कल कंपाउंड को क्या बोलते हैं, सॉरी, हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, हक्कल कंपाउंड. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ऑफ बेंजीन इज, इसमें से कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए, दैट इज साइनाइड ग्रुप, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. जो ये साइनाइड ग्रुप है ये क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे वो डिक्रीज हो जाती है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डिक्रीज होने की वजह से जो मेटा ग्रुप है वो क्या हो जाता है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच, एंड इट बिकम्स मोर फेवरेबल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो इन सब में से साइनाइड ग्रुप क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ऑफ बेंजीन. Question number 5. A compound that lack one or more of the following requirement for aromaticity being cyclic, planar and completely conjugated is. Option A is aromatic, option B is anti-aromatic, option C is non-aromatic and option D is both A and B. इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज नॉन एरोमेटिक. हमें पता है कि किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए
उसके अंदर कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, वो प्लेनर होना चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। अगर कंपाउंड में इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन एब्सेंट है या तीनों की तीनों एब्सेंट है तो वो कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है वो होगा करेक्ट आंसर, दैट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। Question number 6. Characteristic reactions of aromatic hydrocarbons are initiated by option A is electrophile, option B is nucleophile, option C is free radicals, and option D is uncharged molecules. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए दैट इज इलेक्ट्रोफाइल करेक्ट आंसर होगा। अब जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, which means they have a strong attraction to electron rich regions such as pi electron cloud of the aromatic ring. अब जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो हमें पता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन रिच रीजन्स की तरफ उनकी क्या अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। तो करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस of aromatic hydrocarbons are initiated by electrophiles. Question number 7. Aromatic compounds contain dash pi electron. Option A is no. Option B is 4n+2 with n being an integer. Option C is 4n plus 2 with n being 0.5. And option D is 4n with n being an integer. तो इसमें हमारा ऑप्शन बी दैट इज 4n+2 with n being an integer करेक्ट आंसर होगा। कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और जो n की वैल्यू है वो इंटीजर होनी चाहिए, मतलब होल नंबर होनी चाहिए, ना कि फ्रैक्शनल होनी चाहिए। मतलब कि जो n है वो ऐसे होना चाहिए 0, 1, 2, ना कि 1/2 और 3/2। तो जो n की वैल्यू है वो फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ऑप्शन बी दैट इज 4n+2 विद n बीइंग एन इंटीजर हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। Question number 8. Phenols can be easily distinguished from alcohols because option A is phenols are soluble in sodium hydroxide but alcohols are not. Option B is alcohols are soluble in sodium hydroxide but phenols are not. Option C is phenols are soluble in sodium hydrogen carbonate but alcohols are not. Option D, alcohols are soluble in sodium hydrogen carbonate but phenols are not. तो हम कैसे फिनोल्स को अल्कोहल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए दैट इज जो फिनोल्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में बट जो अल्कोहल्स हैं वो नहीं होते। अब ऐसा क्यों होता है, हमें पता है कि जो फिनोल है वो ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। अब वो एसिडिक है तो वो इजिली क्या करेगा, बेसिक सोल्यूशन में जाके H पॉजिटिव आयन लूज कर देगा, मतलब कि इजिली डीप्रोटोनेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में। बट एल्कोहल्स के केस में ऐसा नहीं होता। तो बाय चेकिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल्स इन सोडियम हाइड्रोक्साइड हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। Question number 9. Which of the following statement is incorrect about benzene? Option A is all of the carbon atoms are sp hybridized. Option B is it has delocalized electrons. Option C is the carbon-carbon bond lengths are same. Option D is all 12 atoms lie in the same plane. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट बेंजीन? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए दैट इज इसमें लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ द कार्बन एटम्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड, पर हमें पता है कि जो कार्बन एटम्स बेंजीन में प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसीलिए जो बेंजीन होता है वो प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10. टोल्यूइन अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू गिव ऑप्शन ए इज बेंजाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी इज क्यूनोन, ऑप्शन सी इज बेंजल्डिहाइड, ऑप्शन डी इज बेंजोइक एसिड। तो ऑप्शन डी दैट इज बेंजोइक एसिड करेक्ट आंसर होगा। जो ये मिथाइल ग्रुप टोल्यूइन में प्रेजेंट है ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है टू द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जिसकी वजह से बेंजोइक एसिड की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन। तो टोल्यूइन अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू गिव
benzoic acid. Question number 11. What purpose does perchloride serve in the electrophilic aromatic substitution reaction between chlorine and benzene? Option A, it serves as a radical initiator to produce the chlorine radical needed to propagate the chain reaction. Option B is it functions by destabilizing the carbocationic intermediate and thereby increases the rate of H positive loss. Option C is it serves as a Lewis base catalyst by reacting with chlorine to generate chloride ions. And option D is it serves as a Lewis acid catalyst by reacting with chlorine and thereby activate it towards the attack by benzene's pi electron. तो जो फेरिक्लोराइड है उसका क्या रोल होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो क्लोरीन और बेंजीन में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी. जो फेरिक्लोराइड है इट सर्व एज अ लुइस एसिड कैटलिस्ट बाय रिएक्टिंग विद क्लोरीन. जो ये फेरिक्लोराइड है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर देता है जिसकी वजह से जो क्लोरीन एटम है वो क्या हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक. इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है एंड इट बिकम मोर ससेप्टेबल टू द अटैक बाय बेंजीन रिंग. अब देखो जो क्लोरीन एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया जिसकी वजह से अब जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बेंजीन रिंग का वो इजीली उस पर अटैक कर पाता है. तो जो फेरिक्लोराइड है वो क्या एक्ट करता है एज अ लुइस एसिड कैटलिस्ट. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. Benzene react with benzoyl chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride to form. Option A is benzyl chloride, option B is benzaldehyde, option C is benzyl chloride, and option D is benzophenone. तो यहाँ पे ऑप्शन डी दैट इज बेंजोफिनोन हमारा करेक्ट आंसर होगा. अब आप इसमें देख सकते हो कि जब बेंजीन बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो बेंजोफिनॉन की फॉर्मेशन हो रही है और इस पूरे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर दैट इज बेंजोफिनोन. Question number 13. Which of the following will give a precipitate with excess bromine water? Option A is bromobenzene, option B is aniline, option C is nitrobenzene and option D is toluene. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी. जब एनिलिन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर के साथ तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन की फॉर्मेशन होती है. तो यहाँ पे जो है aniline will give a precipitate that is 2,4,6 tribromoaniline with excess bromine water. So option B will be the correct answer. Question number 14. Aniline is prepared by option A is the reaction of benzene with ammonia. Option B is the reduction of nitrobenzene with thin HCl. Option C is the dehydrogenation of nitrobenzene. And option D is the reaction of nitrobenzene with iodine सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो इसमें से कौन सी रिएक्शन एनिलीन की फॉर्मेशन करती है? तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी. जब हम नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करते हैं विद 10 HCl तो हमारे पास एनिलीन की फॉर्मेशन होती है. तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर. Question number 15. In electrophilic aromatic substitution reaction, a chlorine substituent is option A is a deactivator and a meta director. Option B is a deactivator and orthopara director. Option C is an activator and meta director. Option D is an activator and orthopara director. तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या एक्ट करता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी. जो क्लोरीन होता है वो डीएक्टिवेटर होता है और ऑर्थोपैरा डायरेक्टर. देखो जो क्लोरीन है ना वो दो इफेक्ट शो करता है. एक होता है प्लस आई सॉरी एक होता है माइनस आई एंड एक होता है प्लस आर. वो डीएक्टिवेटर एक्ट करता है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट और ऑर्थोपैरा डायरेक्टर एक्ट करता है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट. That is electron donating resonance effect.
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी दैट इज डीएक्टिवेटेड एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 16. The bond length of CH bond in benzene is option A is 136 picometer, option B is 156 picometer, option C is 109 picometer and option D is 121 picometer. तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी दैट इज 109 पिकोमीटर। जो बॉन्ड लेंथ है CH बॉन्ड की बेंजीन में वो कितनी होती है 109। Question number 17. Given structure is option A is aromatic, option B is anti-aromatic, option C is non-aromatic, and option D is none of the above. अब आप देख सकते हो कि इस स्ट्रक्चर के अंदर जो कॉन्जुगेशन है वो हमारी प्रेजेंट है, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, और सारे के सारे जो एटम्स हैं वो क्या है sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये स्ट्रक्चर प्लेनर भी है। पर इस स्ट्रक्चर के अंदर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला क्राइटेरिया नहीं पूरा हो रहा। देखो इसके अंदर 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4n + 2 = 4, तो जो n की वैल्यू है वो कितनी आ रही है 1/2। पर हमें पता है कि जो n की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक तो नहीं होगा। पर ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, वो क्यों? क्योंकि 4n = 4 कर रहे हैं, तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 1। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है ये क्या होगा एंटी एरोमेटिक। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। Question number 18. Benzene can act as a option A is acid, option B is base, option C is nucleophile, and option D is none of the above. तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो बेंजीन होता है वो क्या एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज वो डोनेट कर देता है अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। हम न्यूक्लियोफाइल बोलते ही उसको है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज को ही हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। Question number 19. An aromatic compound is option A is more stable than similar acyclic compound. Option B is less stable than similar acyclic compound. Option C is comparatively same stability. And option D is none of the above. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो क्या होता है हमारा ज्यादा स्टेबल होता है एसाइक्लिक कंपाउंड में। अब वो क्यों होता है? बिकॉज एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर क्या होती है रेजोनेंस, जो कि उसको ज्यादा स्टेबल कर देती है एज कंपेयर टू एसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20. Anisole on heating with concentrated hydrogen iodide gives option A is iodobenzene, option B is phenol plus methyl iodide, option C is iodobenzene plus methanol, and option D is phenol plus methanol. तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। अब आप इसमें देख सकते हो कि जब एनिसोल हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फिनोल और मिथाइल आयोडाइड आयोडेट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। Question number 21. Phenol is acidic because option A is resonance, option B is electromeric effect, option C is inductive effect, and option D is peroxide effect. इसमें से कौन से इफेक्ट की वजह से जो फिनोल है वो एसिडिक होता है? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए दैट इज रेजोनेंस। जब फिनोल प्रोटॉन लूज करता है तो फिनॉक्साइड आयन बनता है, और जो वो फिनॉक्साइड आयन है ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू फिनोल, तो जिसकी वजह से फिनोल इज मोर लाइकली टू लूज अ प्रोटोन मेकिंग इट एसिडिक इन नेचर। तो रेजोनेंस की वजह से ही जो फिनोल है वो एसिडिक होता है। तो यहाँ पे हमारा
ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 गिवन स्ट्रक्चर इज ऑप्शन ई इज एरोमेटिक, ऑप्शन बी इज एंटी एरोमेटिक, ऑप्शन सी इज नॉन एरोमेटिक एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। अब आप देख सकते हो कि इस स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, सारे के सारे एटम्स क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स करके n की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 2। तो ये जो कंपाउंड है वो क्या होगा एरोमेटिक। अब देख सकते हो कि इसके अंदर कितने हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब हमने 4n+2 = 10 किया तो n की वैल्यू क्या आ रही है 2। ठीक है, तो तीनों की तीनों कंडीशन, मतलब ये प्लेनर भी है कॉन्जुगेशन भी है और इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो इसीलिए जो ये कंपाउंड है ये हमारा क्या होगा एरोमेटिक। Question number 23. Arine's highly reactive species derived from the aromatic ring. Option A is addition of one substituent, option B is addition of two substituent, option C is removal of one substituent, and option D is removal of two substituent. तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है दैट इज रिमूवल ऑफ टू सब्स्टिट्यूएंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो एराइन्स हैं वो एरोमेटिक रिंग से दो सब्स्टिट्यूएंट रिमूव करने के बाद फॉर्म होते हैं। So the right answer is removal of two substituent to create a highly reactive intermediate with triple bond between two adjacent carbon atoms so that they can undergo a variety of reaction including cycloadditions and nucleophilic aromatic substitution. तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। Question number 24. Given molecule is option A is aromatic, option B is anti-aromatic, option C is non-aromatic and option D is none of the above. तो आप देख सकते हो कि इस स्ट्रक्चर के अंदर ये प्लेनर भी है कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। अब मुझे ये बताओ कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स करेगा या नहीं करेगा। देखो इसके अंदर हम अगर फोर इसके अंदर ना हम जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है उसको ना हम कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई वो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो जब हमने 4n+2 = 6 किया तो n की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। ठीक है, तो तीनों कंडीशन मतलब कि ये प्लेनर भी है कॉन्जुगेशन भी है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, तो मतलब ये हक्कल रूल की तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है फुलफिल। तो ये जो हमारा कंपाउंड है ये क्या होगा एरोमेटिक। Question number 25. The delocalized pi system in benzene is formed by cyclic overlap at 6 dash orbitals. Option A is S, option B is P, option C is sp and option D is sp2. तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी दैट इज p orbital, as each carbon atom contributes one p orbital to the system and these orbitals overlap laterally to create a continuous ring of pi electrons. So the delocalized pi system in benzene is formed by cyclic overlap at p orbitals. तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आई होप इट्स क्लियर। So this is all for today. Thank you.